गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, उत्पादन प्रबंधन जिसे हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, बीटी यूपी के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उसका चौथा चैप्टर जिसका टाइटल है मरम्मत एवं अनुरक्षण, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इस पूरे चैप्टर को सिलेबस के अनुसार मैंने एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरा देखेंगे ताकि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए और परीक्षा के हिसाब से आपकी तैयारी हो सके। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मतलब क्या है या उसको कहते क्या है। तो रिपेयर को हिंदी में कहते हैं बच्चों मरम्मत। मरम्मत का मतलब है कोई चीज़ जैसे खराब है तो उसको ठीक कर लेना, दुरुस्त कर लेना। और दूसरा है बच्चों मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को हिंदी में कहते हैं अनुरक्षण या रख रखाव। अभी इसकी परिभाषा हम आगे देखेंगे, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में हिंदी वाले में भी अंग्रेजी को एज इट इज़ लिखा जा सकता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे विशेष तौर से ध्यान दे करके इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम बच्चों आगे शुरुआत करते हैं। अनुरक्षण की परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस: किसी मशीन या उपकरण की समुचित साफ सफाई, स्नेहन, निरीक्षण तथा मरम्मत इत्यादि द्वारा क्रियाशील अवस्था में बनाए रखना ही अनुरक्षण कहलाता है। तो बच्चों, यदि कोई मशीन या उपकरण है उसकी समय पर हम क्लीनिंग करें यानी सफाई करें, स्नेहन यानी लुब्रिकेशन करें, इंस्पेक्शन करते रहें बीच बीच में, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर कोई दिक्कत आए तो उसकी मरम्मत इत्यादि द्वारा उसको हम क्रियाशील अवस्था में बनाए रखें, तो इसे हम कहेंगे अनुरक्षण या फिर मेंटेनेंस। इसको बच्चों रख रखाव भी कहा जाता है, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके अनुरक्षण के जो उद्देश्य हैं वो भी अंडरस्टूड हैं। हम सभी दैनिक जीवन में हमारे घरों में साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, तो हम भी उसकी कभी ना कभी क्लीनिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसका निरीक्षण करके देखते रहते हैं, टायर चेक करते हैं कि कहीं कोई खराबी तो नहीं हो गई है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं दैनिक जीवन का हिस्सा है। और हम बात कर रहे हैं मशीनी या उपकरण जो इंडस्ट्री में लगे होते हैं, तो उसके बारे में। तो अनुरक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं बच्चों, उसमें पहला जैसे मैंने बताया मशीनों तथा उपकरणों को क्रियाशील अवस्था में बनाए रखना। दूसरा है बच्चों मशीनों तथा उपकरणों के उपयोगी जीवन को बढ़ाना या उसके उपयोगी जीवन में वृद्धि करना। तीसरा है बच्चों उत्पादन लागत में कमी लाना। कई बार बच्चों क्या होता है, यदि मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया जाता है तो कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या कई बार जो है तो कई बार बीच में प्रॉब्लम हो जाती है प्रोडक्शन के बीच में, तो उसमें खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। तो उत्पादन लागत में भी कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मानव शक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यदि मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, अचानक से कोई ब्रेकडाउन होता है, मान लीजिए पट्टा टूट गया, शाफ्ट टूट गई, तो उससे जो आसपास काम करने वाले श्रमिक या ऑपरेटर होते हैं वो घायल हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मेंटेनेंस के द्वारा मानव शक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। पांचवा है अचानक होने वाली टूट फूट को रोकना। अचानक कोई अंग टूटने फूटने ना पाए, इसकी भी व्यवस्था इसी के द्वारा की जा सकती है। छठा है बच्चों उपकरणों की दक्षता यानी एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो मेंटेनेंस यदि समय पर किया जाए तो उपकरण क्या है, अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करते रह सकते हैं। और ग्राहक की संतुष्टि को बनाए रखना। बच्चों, जैसे हम कोई उत्पाद बेचते हैं कस्टमर को, तो यदि समय पर हम उसका मेंटेनेंस अनुरक्षण करते रहें, कंपनी की तरफ से किया जाता रहे, तो ग्राहक की संतुष्टि भी बनी रहती है जब उसको उत्पाद की क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आ जाती है अनुरक्षण के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की। तो इसमें 4 प्रकार के टाइप्स आपके सिलेबस में दिए हैं, वो चारों प्रकार की हम बात करेंगे। तो अनुरक्षण के प्रमुख प्रकार निम्नांकित होते हैं। पहला कहलाता है सुधारात्मक या ब्रेकडाउन अनुरक्षण, यानी करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। दूसरा है बच्चों अनुसूचित अनुरक्षण, यानी कहते हैं शेड्यूल्ड मेंटेनेंस को। तीसरा है बच्चों निवारक अनुरक्षण, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और चौथा है बच्चों पूर्व अनुमानित या प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, इसको हम कहते हैं। तो ये बच्चों 4 प्रकार हैं। आइए हम एक एक करके इसको जान लेते हैं। तो कोई भी प्रकार पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि शब्द का आखिर अर्थ क्या होता है, जो अंग्रेजी में लिखे। जैसे सुधारात्मक या ब्रेकडाउन अनुरक्षण लिखा है, तो करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो करेक्टिव का मतलब क्या है, तो करेक्ट बच्चों करेक्ट से बना है करेक्टिव। करेक्ट का मतलब होता है कोई गलती सुधारना, ठीक करना। कोई किसी चीज़ में खराबी आ गई, त्रुटि आ गई, तो उसका मतलब होता है करेक्ट वर्ब है सुधारना या ठीक करना। इसी से बना है करेक्टिव, जिसको हम कह रहे हैं सुधारात्मक।
ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों बात आ जाती है ब्रेक डाउन की। बार बार आपके सामने शब्द आएगा ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है अचानक किसी कार्य में रुकावट आ जाना या बाधा उत्पन्न हो जाना, या कोई मान लीजिए अंग है, मशीनी अंग है, कोई कार्य करते करते टूट जाए, अंग भंग हो जाए, तो उसको भी हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेक डाउन कहते हैं। तो ब्रेक डाउन और करेक्टिव दोनों आप समझ गए होंगे। तो बच्चों इसी शब्द से ही पूरा इसमें क्लियर हो जा रहा है कि जब किसी मशीन में अचानक कोई खराबी आ जाती है या टूट फूट हो जाती है और कार्य रुक जाता है, तो इस स्थिति में सुधारात्मक या ब्रेक डाउन अनुरक्षण के द्वारा उसको फिर से क्रियाशील बनाया जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई मशीन काम कर रही है, ऑपरेटर लगे हैं, उस पर उत्पादन कार्य कर रहे हैं, अचानक मशीन बंद हो जाए। हो सकता है कि उसमें मोटर उसकी जल जाए या कोई पार्ट जाम हो जाए या कोई मशीनी अंग कोई उसमें टूट जाए चलते चलते, तो उसमें क्या होगा, मशीन ठप हो जाएगी या खराब हो जाएगी। उस स्थिति में क्या किया जाएगा, टीम होती है जो मेंटेनेंस करने वाली, तुरंत उनको फ़ोन किया जाएगा, टीम आएगी, चेक करेगी मशीन को कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ है, ब्रेक डाउन कहाँ पर हुआ है, और उसको फिर ठीक करेगी। तो ठीक करने का मतलब उसको दुरुस्त किया जा रहा है, यानी सुधारा जा रहा है। तो सुधारात्मक या ब्रेक डाउन हो गया था तो उसको अनुरक्षण किया जा रहा है, तो ब्रेक डाउन अनुरक्षण। तो दोनों एक ही शब्द है, चाहे सुधारात्मक अनुरक्षण कह लीजिए, चाहे आप ब्रेक डाउन अनुरक्षण कह लीजिए। तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जब कोई मशीन या उपकरण खराब हो जाता है या उसमें कोई टूट फूट हो जाती है यानी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस स्थिति में किया जाने वाला अनुरक्षण या तो सुधारात्मक अनुरक्षण हम कह सकते हैं, या हम उसको कह सकते हैं ब्रेक डाउन अनुरक्षण। और इसके करके इस अनुरक्षण को जो उपकरण या मशीन होती है फिर से उसको क्रियाशील बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि लेथ मशीन है, चल रही है, काम हो रहा है, अचानक से रुक जाए। रुकने का कोई भी कारण हो सकता है, उसका मोटर हो सकता है उसका जल जाए, हो सकता है उसकी कोई इंटरनल जो स्पिंडल है वो टूट जाए, या कोई उसका पार्ट टूट जाए, या कोई अन्य खराबी आ जाए, तो उसमें काम रुक जाएगा। दूसरा है मान लीजिए पट्टा चालन कहीं है या बेल्ट चालित कहीं ऑपरेशन हो रहा है, तो पट्टा अचानक से टूट जाए या उसमें कोई और तकनीकी खराबी आ जाए। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं घटनाएं, तो उनसे उत्पादन कार्य कहीं ना कहीं ठप हो जाता है, यानी मशीन या उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। तो उस स्थिति में फिर सुधारात्मक या फिर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस अपनाया जाता है। अब ब्रेक डाउन के होने के कारण क्या हो सकते हैं कि भाई अचानक से ब्रेक डाउन हो जा रहा है, घिसे हुए अंगों को समय पर ना बदलना। मान लीजिए कोई अंग अचानक घिसते जा रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या होंगे, कभी ना कभी वो अचानक से काम करने के दौरान ही उनमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। स्नेहन की कमी, आपने ध्यान नहीं दिया, लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो भी अंग फेल हो सकता है। शीतलक जो कूलेंट है जैसे इस्तेमाल किया जाता है कटिंग के दौरान, आपने नहीं उसको ठीक से ध्यान दिया, उसकी कूलेंट सिस्टम जो लगा होता है उसका आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से भी कई बार फॉल्ट आ जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाता है। छोटे छोटे दोष हैं, आपने उनकी उपेक्षा कर दी, यार ये तो ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो दोष कई बार बड़ा रूप ले लेते हैं। और वह कारक, जैसे मान लीजिए अचानक से सब ठीक चल रहा है, कोई अचानक से नहीं हाई वोल्टेज आ जाता है, तो घरों के भी उपकरण जल जाते हैं, तो वो हो जाए, तो मान लीजिए मोटर है तो मोटर जल जाए, मान लीजिए उसका वायरिंग जल जाए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी अचानक से हो सकती हैं। अब उसके बाद हम बच्चों बात कर लेते हैं अनुसूचित अनुरक्षण। अनुसूचित को अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। तो अनुसूचित आरक्षण मतलब शेड्यूल्ड। अब शेड्यूल होता क्या है? शेड्यूल बच्चों सिंपल सी बात है, समय सारणी को कहते हैं, टाइम टेबल। जैसे जो बच्चों हम लोग क्लास करते हैं तो हमारा एक शेड्यूल है कि 10 से 5 तक बच्चों की क्लास चलती है, 10 से 10:50 तक एक पीरियड होगा इस सब्जेक्ट, फिर ये तो एक निश्चित है। क्या किया, एक टाइम टेबल या समय सारणी सेट कर दी कि इस समय में ये पीरियड आपके चलेंगे या ये विषय पढ़ाए जाएंगे, तो उसको क्या होगा, एक शेड्यूल बन गया, अनुसूचित जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो बच्चों एक निश्चित है कि जैसा शब्द पे ही हमको समझ में आ रहा है कि एक निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलने वाला अनुरक्षण कार्य अनुसूचित अनुरक्षण कहलाता है, यानी कि शेड्यूल्ड मेंटेनेंस कहलाता है। यानी एक निर्धारित समय सारणी फिक्स होती है कि महीने की इस दिन में इसको हमको मेंटेनेंस करना ही करना है, चाहे उसमें खराबी आए चाहे ना आए, हमें उसको देखना ही देखना है। तो वो एक निर्धारित फिक्स क्या हो गया, टाइम टेबल बन गया। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक निश्चित समय सीमा में उपकरण या मशीनों का नियमित निरीक्षण किया जाता है, स्नेहन किया जाता है, उनकी सर्विसिंग की जाती है इत्यादि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। यानी कार्यक्रम पहले से तय है कि इस डेट में इस टाइमिंग पे हमको निरीक्षण करके स्नेहन करना है, सर्विसिंग करनी है, जो भी चेंज होने लायक चीज़ें हैं उनको चेंज कर देना है। यानी समय के सारणी के अनुसार सब चीज़ क्या है,
फिक्स है। तो अनुसूचित अनुरक्षण क्या है बच्चों? एक समयबद्ध कार्य है जिसका प्रमुख उद्देश्य मशीनों या संयंत्र को ब्रेकडाउन की स्थिति से बचाना है। तो जब ये समय पर होता रहेगा तो बच्चों मशीन में या संयंत्र में किसी तरह का अचानक से ब्रेकडाउन नहीं आने पाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण है, आप कभी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की सर्विसिंग कराने गए होंगे तो 2 पहियों में बच्चों एक बुकलेट मिलती है, उसके कवर पर ही आपने देखा होगा कि नया आप जब 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो लिखा रहता है पहली सर्विस 1 माह में या इतने किलोमीटर चलने पर। तो फिक्स हो गया ना बच्चों कि 1 माह में आपने आज अगर गाड़ी ली तो 1 माह बाद आपको सर्विसिंग के लिए ले जाना है, फिर दूसरी सर्विसिंग 3 माह बाद, फिर तीसरी सर्विसिंग 6 माह बाद, फिर 1 साल बाद या इतने किलोमीटर चलने पर। तो एक निर्धारित कर दिया गया कि इतने किलोमीटर चलने पर या इतना समय हो जाने पर आपको यहाँ पर लेकर के आना है। वो मोबिल चेंज करते हैं, सारा चीज़ चेंज करते हैं, एक एक चीज़ चेक करते हैं, ब्रेक ठीक कर रहा है कि नहीं काम, एक्सीलेटर ठीक है कि नहीं, कार्बोरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लीनिंग भी करते हैं, उसकी सारा सर्विसिंग करते हैं। तो वो बच्चों एक निर्धारित समय सारणी के अनुसार हो रहा है, इसीलिए वो उदाहरण है एक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस का। यही चीज़ तरीका अपनाया जाता है इंडस्ट्री में, जो भी मशीन उपकरण या संयंत्र लगे होते हैं उनका भी एक जो शेड्यूल बना होता है कि इस दिन इनकी पूरी साफ सफाई, निरीक्षण और जो भी सर्विसिंग है वो सारा किया जाएगा ताकि किसी भी ऐसी अचानक से होने वाली घटना ब्रेकडाउन को रोका जा सके। तीसरा है बच्चों आपका निवारक अनुरक्षण। निवारक यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो प्रिवेंटिव शब्द बना है प्रिवेंट से, वर्ब है PREVENT, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, यानी किसी चीज को रोकना। तो अब इससे बात से समझ में आ रहा है कि हम कोई ऐसा कार्य करते रहें, यानी मेंटेनेंस पहले से ही करते रहें कि ब्रेकडाउन होने ही ना पाए, यानी हम ब्रेकडाउन होने से ही रोक देते हैं। तो ये बच्चों देखिए ऐसा अनुरक्षण जिसमें हम नियमित साफ सफाई, स्नेहन यानी लुब्रिकेशन, मरम्मत यानी रिपेयर, जैसे घिसे अंग है तो घिसे अंग को बदलकर मशीन या संयंत्र को विफल होने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो देखा ना, प्रिवेंट मतलब रोकना, यानी विफल होने से पहले ही हम रोक दे रहे हैं, हम ये स्थिति ही नहीं आने दे रहे हैं कि खराब हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा तब हम ठीक करेंगे। हम पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दे रहे हैं कि वो ब्रेकडाउन होने ही ना पाए, तो उसको हम कहेंगे निवारक अनुरक्षण या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो बच्चों एक बात निश्चित है, निवारक अनुरक्षण का जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है? इलाज से बेहतर है बचाव करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई एक तरीका है कि हम बीमार हो जाएं तब इलाज कराने जाएं, सुई लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं, दवाई लें, और एक है कि हम बीमार होने ही ना पाएं, यानी इलाज से बेहतर है बचाव करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक सिंपल सा उदाहरण हम दैनिक जीवन में समझ सकते हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले कोरोना की वैक्सीन लगी थी और अभी भी लग रही हैं। तो कोरोना की वैक्सीन, आपको कोरोना नहीं हुआ लेकिन वैक्सीन लगवा करके आप क्या कर रहे हैं? आप कोरोना से बचाव के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमको कोरोना होने ही ना पाए। यही तो आप कर रहे हैं, यानी कोरोना को आप रोक देने की व्यवस्था कर दे रहे हैं। और एक तो ये है कि कोरोना हो जाए तब आप इलाज कराने जाएं। तो बच्चों प्रिवेंटिव मतलब होता है पहले से ही टीकाकरण जो होता है, जैसे किसी का भी बच्चों का टीकाकरण होता है या बड़ों का सबका किया गया अभी कोरोना के केस में, तो वो क्या है? प्रिवेंटिव, यानी प्रिवेंटिव हम पहले से ही वो कर दे रहे हैं इंतजाम कि वो हमको बीमारी होने ही ना पाए। इसी तरीके से मशीनों के लिए ये काम सिद्धांत लागू होता है कि इलाज से बेहतर है बचाव करना। पहले ही ऐसी व्यवस्था कर लें कि भाई वो फेल होने ही ना पाए, ब्रेकडाउन होने ही ना पाए, विफल होने ही ना पाए कि बीच में मशीन चलते चलते बंद हो जाए। पहले से हम सारी चीज़ें देख ले, जहाँ कोई चीज़ खराब होने की स्थिति में ज़्यादा घिस गई है उसको तुरंत हटा के नया हम इस्तेमाल उसको रिप्लेस कर दें। समय पर क्लीनिंग करें, लुब्रिकेशन प्रॉपर करें, कूलेंट की सप्लाई प्रॉपर करें, मरम्मत करते रहें बीच बीच में, तो वो निवारक अनुरक्षण या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाएगा। तो बच्चों जो निवारक अनुरक्षण है उसके द्वारा अप्रत्याशित ब्रेकडाउन के खतरों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तीसरा हो गया बच्चों। अब चौथा है पूर्व अनुमानित अनुरक्षण, जिसे हम कहते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इसको पूर्व अनुमानित को पूर्व आभासित भी कहते हैं। प्रेडिक्ट शब्द से बना है PREDICT। प्रेडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी पहले से ही अनुमान लगाना, यानी हमको पहले से अगर पता चल जाए मशीन काम कर रही है, आपको पता चल जाए कि ये अंग इसका फेल होने वाला है, तो आप तुरंत मशीन बंद करके उसको बदला दोगे या उसका रिपेयर करा दोगे जो भी ठीक होने वाली स्थिति होगी, तो उसको कहेंगे पूर्व अनुमानित अनुरक्षण। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस बच्चों क्या है? एक नई तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है पहले से ही अनुमान लगाने के लिए या पता लगाने के लिए कि यहाँ पर ये दोष उत्पन्न होने वाला है। उसको कहते हैं सेंसर टेक्निक।
तो बच्चों इस प्रकार के अनुरक्षण में क्या होता है, सेंसर तकनीकों का प्रयोग करके खराबियों या त्रुटियों का पहले से ही पता लगा लिया जाता है तथा समय रहते उनको ठीक कर लिया जाता है। जब हमको त्रुटियों का पता चल जाएगा कि ये फला अंग फेल हो सकता है या फेल होने वाला है तो तुरंत रोक करके ठीक कर देंगे। तो जो हमारा ब्रेक डाउन है वो नहीं होने पाएगा, अचानक से वो प्रॉब्लम हम क्या होंगे, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कोई घूर्णन करती हुई शाफ्ट है, तेजी से घूम रही है, उसमें सेंसर लगा है, तो यदि घूर्णन करती शाफ्ट में सीमा से अधिक कंपन हो रहे हैं तो सेंसर उसको डिटेक्ट कर देगा। कंपन अधिक हो रहे हैं या उसमें आवाज घड़ घड़ की आने लगी तो सेंसर डिटेक्ट करेगा, तुरंत मैसेज भेज देगा, तुरंत जो होंगे अलर्ट हो जाएंगे, वो कहेंगे अरे ये तो बहुत आवाज आ रही, तुरंत बंद करो। यानी ये शाफ्ट क्या हो सकता है, मिसअलाइनमेंट हो गया हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो। अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर बाद क्या हो, शाफ्ट टूट जाए दो टुकड़ों में। तो उसको तुरंत जब आप रोक देंगे, तुरंत देखेंगे, अलाइनमेंट ठीक कर देंगे, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, बदलने वाली स्थिति है तो शाफ्ट को बदल देंगे। इस तरीके का करेंगे तो वो आपका ब्रेकडाउन होने ही नहीं पाएगा। इस तरीके से किसी को नुकसान भी हम बचा सकते हैं और जो टूटने वाली स्थिति थी उससे भी हम बच सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से सेंसर्स आजकल आने लगे हैं जो हर तरीके ध्वनि पर कार्य करने वाले, टेम्परेचर को सेंस करने वाले सेंसर आते हैं। तो इस तरीके के बच्चों एक निश्चित सीमा से यदि उनमें कंपन हो रहा है तो उसको सेंस करने वाले सेंसर्स आते हैं, वो लगे होते हैं और वो तुरंत बता देते हैं। आवाज़ एक निश्चित सीमा से ज़्यादा घड़ की आ रही है तो उसको इंडिकेट कर देंगे। कंपन वाइब्रेशन से एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो रहे हैं, तुरंत उसको बता देंगे डिटेक्ट करके सेंसर, तुरंत उसमें रोक करके तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोष को जो होने वाला, भविष्य में होने वाला ब्रेकडाउन, तो उसको पहले ही अनुमान लगा लिया, पहले ही आभास हमने कर लिया और हमने उसमें करेक्टिव एक्शन ले लिया। इसी प्रकार से मान लीजिए मशीनों में तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर सेंसर उसको भी इंगित कर देता है, तो हम देखते हैं अरे भाई क्या बात है, एक्सेसिव टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से भी ब्रेकडाउन हो सकता है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो उनसे हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार त्रुटियों या खराबियों का पूर्वाभास होने पर क्या होता है, समय से उचित कार्रवाई करके ये अचानक होने वाले जो ब्रेकडाउन होते हैं या खराबियां होती हैं उनको रोका जा सकता है। तो बच्चों ये क्या है, जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस या अपेक्षाकृत एक नई तकनीक है जिसमें सेंसर टेक्नोलॉजी या इस तरीके की अन्य बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में उपयोग की जाती हैं और जिनसे पूर्वानुमान पहले से ही पता चल जाता है कि इसमें ये दोष या खराबी आने वाली है, तो उसको पहले ही ठीक कर लेते हैं। तो ये कहलाता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अब एक लास्ट है प्रश्न बच्चों, अनुरक्षण समस्याओं की प्रकृति एवं परास, यानी नेचर एंड रेंज ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। कई बार शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको आ सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अनुरक्षण समस्याएं हैं वो हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अनुरक्षण समस्याओं को निम्न तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सामान्य अनुरक्षण समस्याएं जैसे यांत्रिक विफलता, मान ली मैकेनिकल फेलियर होगा, जैसे बुश घिस गए हैं, बेरिंग को बदलना है, फटीग है, क्रीप है, एक्सेसिव जो वाइब्रेशंस हैं यानी अत्यधिक कंपन इत्यादि हैं, तो ये यांत्रिक विफलता। दूसरा होता है तापीय विफलता, जैसे मशीन पार्ट्स की ओवर हीटिंग हो जाना, स्नेहन की कमी होना, शीतलक की कमी होना इत्यादि, तो ये तापीय विफलता में आता है। इसी तरह से रासायनिक विफलता में आता है, जैसे हाई करोसिव फ्लूइड्स हैं यानी उच्च संक्षारण तरल है, इनके कारण भी कई बार फेलियर्स हो जाते हैं, तो ये रासायनिक विफलता में आएंगे। तो ये होने हैं सामान्य अनुरक्षण समस्याएं, ये कैटेगरी होगी। दूसरी होती समय अवधि पर आधारित अनुरक्षण समस्याएं। इसमें पहला होता है अल्प अवधि अनुरक्षण समस्याएं। अल्प अवधि का मतलब जैसे प्रति घंटे या प्रति दिन या प्रति सप्ताह या प्रति माह चलने वाली अनुरक्षण, यानी ये अल्प अवधि की अनुरक्षण समस्याएं मानी जाती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे प्रति घंटे, जैसे ये लुब्रिकेशन का हो गया जहां बहुत तेजी से मशीन काम कर रही है, या आपका कूलेंट वाला हो गया, तो प्रति घंटे देखना पड़ता है कि हाँ भाई सब चीज़ ठीक है कि नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं। प्रतिदिन चीज़ चेक की जाती है। कुछ चीज़ें जैसे सुबह आते ही सबसे पहले देखा जाता है कि नट कोई लूज तो नहीं है, कोई और पार्ट्स लूज तो नहीं है, उसको टाइट कर दिया जाता है, सब चीज़ें ठीक है कि नहीं। इसी तरह से प्रति सप्ताह, यानी सप्ताह के अंत में एक दिन फिक्स कर लिया कि प्रति सप्ताह भाई हमको ये चीज़ें चेक करना है, इंस्पेक्शन करके देखना है, कोई दिक्कत है तो उसको ठीक कर लेना है। इसी तरह से प्रति माह भी कुछ चीज़ें फिक्स कर ली जाती हैं। तो ये अल्प अवधि की अनुरक्षण समस्याएं हैं। दूसरा होता है दीर्घ अवधि अनुरक्षण समस्याएं, जैसे मशीनी अंग का असफल होना। जब कोई मशीनी अंग असफल ही हो गया या संयंत्र फेल हो गया या ब्रेकडाउन हो गया तो वो कहलाएंगे, ये कभी कभार ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो दीर्घ अवधि अनुरक्षण समस्याएं कहलाती हैं या इस कैटेगरी में आती हैं। तो बच्चों जो उपरोक्त समस्याएं होती हैं उनको समाधान की प्रक्रिया जो है निम्नांकित 6 चरणों में संपन्न की जाती है। तो बच्चों जैसे मशीन डिजाइन पर तो उसके उद्देश्य होते हैं, तो वही स्टेप उसी तरीके से होते हैं। सबसे पहले हमको अगर समाधान करना है तो समस्या को पहचानना पड़ेगा। तो किसी भी शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, आइडेंटिफिकेशन से, उसको पहचान करना।
जब पहचान हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, एम निर्धारित हो जाएगा, यानी आवश्यकता पता चल जाएगी कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है समस्या की पहचान करना, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम या आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दूसरा है बच्चों स्टेप 2, जब हमको समस्या की पहचान हो गई उसको हम परिभाषित कर लेंगे। परिभाषित का मतलब समस्या का विश्लेषण करेंगे पूरा, उसमें परिभाषा भी शामिल है कि समस्या किस प्रकार की है, क्या उसमें करना है, सब उसका विश्लेषण किया जाता है, यानी प्रॉब्लम एनालिसिस। तो पहले हमने समस्या की पहचान की, दूसरे स्टेप में हमने समस्या का विश्लेषण किया यानी एनालिसिस किया, तीसरे स्टेप में समाधान विकसित करना, सॉल्यूशन डेवलपमेंट। जो समस्या है विश्लेषण करने के बाद निकल करके आई उसका हम समाधान विकसित करेंगे। अब समाधान एक से अधिक हो सकते हैं, हो सकता है किसी समस्या का एक से ज़्यादा 2 समाधान निकले, 3 समाधान निकले, तो उसमें जितने भी समाधान संभव होते हैं वो सभी समाधान विकसित किए जाते हैं। चौथा है सबसे बेस्ट समाधान लागू करना। बताया ना भाई, एक से अधिक समाधान है तो आप उनमें से जो सबसे बेस्ट आपको लग रहा है वो समाधान को लागू किया जाता है, यानी कि इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट द बेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद जो आपने समाधान लागू किया है उसके परिणामों का मूल्यांकन। भाई आपने समाधान लगा दिया, उसके रिजल्ट निकल करके क्या आ रहे हैं उसको भी तो आप आंकोगे, मूल्यांकन करोगे उसका कि हाँ भाई जो समाधान हमने इस्तेमाल किया था वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसका क्या रिजल्ट है। तो रिजल्टों यानी रिजल्ट से यानी कि परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी इवेल्यूट द रिजल्ट। और सबसे छठा है जब उसके परिणाम अच्छे हमको दिख जाते हैं तो आगे के लिए भी इस तरीके का उसको बनाए रखने के लिए समाधान का मानकीकरण कर दिया जाता है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से स्टेप 6 में ये हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का चैप्टर, सिंपल है, बहुत छोटा स्मॉल चैप्टर था। जो मैंने प्रश्न बताए हैं यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं में से प्रश्न आते हैं क्योंकि यही आपके सिलेबस में है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ ये सिलेबस के अनुसार और जो चैप्टर्स बचे हैं, कोशिश मेरी ये है चूंकि समय कम है तो एक चैप्टर को मैं पूरा एक वीडियो में ही समाप्त कर दूं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिलेबस के अनुसार उनको मैं उसमें कवर करूं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।